हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10 की अनसॉल्व्ड पेपर और गणित की जो सॉल्व करा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के गा तक सॉल्व हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का घा जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसमें एक टेबल दी गई है और पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी पानी का जो व्यय है वो माध्य व्यय ज्ञात करने को हमसे कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, यदि हमारी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, ये मुहिम हमारी आपको पसंद आ रही है, तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अब वो जो आने वाली बोर्ड परीक्षा है उसके लिए खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, ठीक है। और यदि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच रहा है जिसके जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसे बताना चाहूँगा कि उसके पड़ोस में, उसके परिवार में, उसके घर में, उसके रिश्तेदारी में जो भी बच्चे इस तरह की तैयारी या इंटरमीडिएट हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को उनके पास तक शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। भला कराने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग, अगर वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो आप लोग ऐसे लोगों के पास शेयर कर दें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुहिम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं भी रात में मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छे नंबर, अच्छे बच्चे तैयार किए जा सकें, जो कि हमारे उज्जवल देश के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित हों बच्चे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का गा है उसकी टेबल मैं बना लेता हूँ और उसके बाद हम उसको हल करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये है इस सवाल की सारणी। इसमें क्या हुआ कि व्यय दिए गए हैं रुपयों में और घरों की संख्या दी गई है, जिसमें घरों की संख्या देखिए 2 घर हैं जो 65 से 68 रुपए के बीच में व्यय करते हैं। तो हम लोगों को अब इसके आगे, ये तो देखिए सवाल में दिया जाता है, वो बाकायदा आपको गणित में भी दिया जाएगा, आपको इसी तरह से टेबल तैयार करनी है। तो ये देखिए 6568 से है ना, तो इसके मध्य मान को निकाला जाएगा, यानी 65-68 के बीच का जो मान हो जाएगा 66.5, है ना, इस तरह। उसके बाद इनका हो जाएगा 69.5 और ये हो जाएगा 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, ठीक है गाइस। और मध्यमान में क्या है कि देखिए ये है एफ इंटू ये हो जाएगा एक्स, तो एफ इंटू एक्स मतलब इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई रखना है, तो ये हो जाएगा 0.6, 6 दूनी 12 और 1 13, 133, ठीक है, 133। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4×5 = 20 की 0, 4×9 = 36 और 2 38, 4×6 = 24 और 3 27, 5×3 = 15, 3×2 = 6 और 1 7, 3×7 = 21, 217, ठीक है। 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4 = 44 और 8×7 = 56, 4 60 हो जाएंगे। 7×5 = 35 और 7×8 = 56 और 3 59 और 7×7 = 49 और 5 54, ठीक है। ये हो जाएगा 4×5 = 20, 4×1 = 4 और 8×4 = 32, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×8 = 16। जोड़ देते हैं 5 5 10 की 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सिग्मा, इस पूरे को लिखा जाएगा सिग्मा एफ क्रॉस एक्स बराबर कितना होने वाला है, 8×4 = 12, 9, 21×4 = 25, 7,
32 8 30 और 3 33 और एक हासिल 34 की 4 है ना। हासिल लग गया 3, 7 3 10 1 11 11 4 15 15 2 17 17 6 23 23 6 2 8 4 12 11 12 23 और 2 23 और 3 26 होते हैं। हाँ ठीक है, एक तो हासिल था ना, गड़बड़ी हो रही क्या। 6 2 8 4 12 12 और एक 13 13 7 20 3 23 और 3 26 है ना, 26 हो जाएंगे। हासिल लगी 2, 5 3 8 और एक 9 9 6 15 15 4 19 और एक 20 और 2 22 22 ठीक है। तो ये हो गया 2264। तो देखिए माध्य पूछा गया है मेरे से, व्यय का माध्य पूछा गया है। माध्य व्यय बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ क्रॉस एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे मान रख देंगे 2264/30, एक जीरो यहाँ लग गया। तो कितना आने वाला है, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 15 8 24, 75.8 आ गया इसका आंसर। ये हो गया इसका भारित माध्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यदि कोई समस्या हो तो जरूर बिल्कुल बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है छठे का। उसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या में इकाई मतलब दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं लिखता हूं कि माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तब क्या हो जाएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो दहाई का अंक मतलब x किसका 3 गुना है, इकाई के अंक का। तो 3 गुणे इकाई का अंक, ये मेरा बन गया है। यहां से पहला एक समीकरण बना 3x x बराबर 3y। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए अगर माना कि इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है और संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या, तथा दूसरी बात क्या हो जाएगी, जब 2 अंकों की संख्या होती है तो ये हो जाएगी 10, तब संख्या तथा संख्या कौन सी हो जाएगी, 10x प्लस y। ये हमारी मूल संख्या है। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इस संख्या में से उसने 54 घटा दिया तो अंक स्थान यानी अंक पलट गए। यहां लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है ना। ये प्रश्न में क्या लिखा है कि जो मूल संख्या थी उसमें से अगर मैं 54 घटा दूं कि 10x प्लस y और माइनस के 54 बराबर, यानी इसमें से जैसे ही 54 घटाए तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे, मतलब जहां x है तहां y हो जाएगा, जहां y है तहां x हो जाएगा। तो ये हो गया है 10y प्लस x, है ना बच्चों। तो ये हो गया है। उसके बाद
इसको सॉल्व करके थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखिए 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x। इधर ये 10 वाले माइनस के आएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 9 बराबर 54 हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1, है ना। तो यहाँ से क्या रखेंगे, x बराबर 3y रख देंगे, बाई समीकरण 1 से, है ना, बाई 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x बराबर 3y है, तो ये हो गया 3y माइनस बाई बराबर 6, तो ये हो गया है 2y बराबर 6, तो ये हो गया है, यहीं से लिख दे रहा हूँ, y बराबर 3 आ गया, है ना। तब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 3, तो x बराबर हो गया 9। इसलिए संख्या कौन सी होगी, मेरी संख्या तो ये है ना, तो इसमें लिखेंगे 10 इंटू 9 प्लस 3, मतलब संख्या हो गई 93। लिख दीजिए, अतः वह 2 अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या 93 है। ठीक है, ये आंसर हो गया है हमारा। कोई दिक्कत, अगर देखिए कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो जब भी आप कमेंट लिखें तो उस कमेंट में ना वो टाइम जरूर डाल दें कि इस टाइम पर मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैं समझ रहूँगा कि उस टाइम पे कौन सी स्टेप चल रही है, तो वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये सवाल भी सोल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 का खा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का खा में बोल रहा है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर, देखिए वृत्ताकार का मतलब क्या है, ये जो कमरा है ना, ये वृत्ताकार है, इसीलिए बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार का मतलब हो गया बेलनाकार कमरा हो गया, के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। तो ये जो है ना, अर्धगोले का गुंबद भी हमने बना दिया है ना, तो ये जो है हम लिख देते हैं डी और ई। और तो इसमें क्या क्या दिया गया है, दिया है कि उसका कुल भीतरी आयतन दिया गया है, कुल भीतरी आयतन, कुल भीतरी आयतन दिया गया है 48,510 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब दिया गया है ना, मीटर घन मीटर में दिया गया है। और क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज दी गई है कि भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतरी भीतरी जो व्यास है ना, भीतरी व्यास का मतलब हो गया डीई और बीसी, भीतरी व्यास, व्यास बीसी बराबर कितना दिया गया है, अधिकतम ऊंचाई, कुल ऊंचाई है ना, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, ओ ए, है ना, कुल ऊंचाई ओ ए, ये बराबर है। तो मैं ये बात मान कर चलता हूं कि ये है 2a, ये हमने क्या किया, मान लिया है ना, कि चाहे ये वाली पूरी हो तो ये है, ये वाली पूरी हो तो a, 2a है। तो 2a से क्या होगा, देखिए जितनी ऐसी है उतनी पूरी इतनी है, तो ये वाली भी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या, ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली यहाँ से, देखिए जब टोटल 2a है तो ये वाली भी तो यहाँ से यहाँ तक a ही रह गई,
है ना। उसके बाद जब ये ए है तो ये वाली भी ए हो गई और इधर वाली भी ए हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब कोई समस्या नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, कुल आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो हम क्या निकालेंगे, गोलाकार यानी कि जो वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार, या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बेलनाकार है ना, बेलनाकार, ब्रैकेट में लिख देते हैं वृत्ताकार कमरे का आयतन, है ना, कमरे का आयतन बच्चों क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ आर बराबर है ए और एच बराबर भी है ए, है ना। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसलिए इसे B1 मान ले रहे हैं ना। तब B1 बराबर क्या होने वाला है, पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब पाई ए क्यूब, ये हो गया B1, है ना। उसके बाद ऊपर जो है गुंबद, तो गुंबद का आयतन, गुंबद क्या है, गुंबद जो है ना वो क्या है, अर्धगोला का आयतन, है ना। गुंबद अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसे मैं मान लेता हूं B2। तो ये होने वाला है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर का मान तो फिर भी ये है, उसमें भी त्रिज्या ये है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब। ठीक है बच्चों, अब ये तो कुल भीतरी आयतन कितना होने वाला है, कुल भीतरी आयतन, कुल भीतरी आयतन होने वाला है पाई ए क्यूब प्लस 2/3 पाई ए क्यूब, और इधर देखिए कितना है, 48,510 बराबर कितना हो गया, 2, 3, 5, 5/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, मेरे को क्या करना है, यहाँ से मात्र ए का मान निकालना है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, ये 5 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, 0 5 दूनी 10, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है अब। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 9702 इंटू 3 इंटू नहीं, यहाँ पे रहने वाला है 12, तो 22/7 इंटू ए क्यूब, है ना। चलिए 22 से भाग देंगे, 22 × 4 = 88, 9 बचा, फिर से 22 × 4 = 88, फिर 2 बचे तो 22 एकन 22, 441 हो गया ना। तो यहाँ से क्या होने वाला है, ए क्यूब बराबर हो गया 441 इंटू 3 सत्ते 21, 21। देखिए ये 41 का वर्ग है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 21 × 21। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, 21 मीटर। ठीक है, क्योंकि सवाल किस में चल रहा था, ये 21 मीटर ए का मान आया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है, देखिए कमरे की यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई है, उसने ये नहीं कहा वृत्ताकार कमरे की ऊंचाई, उसने कहा कमरे की ऊंचाई। तो कमरे की कुल ऊंचाई पूछी जाएगी, क्योंकि कमरा यहाँ तक वृत्ताकार है, यहाँ तक गोलाकार घुमदा है, तो ऊंचाई तो पूरी यहाँ तक मानी जाएगी ना कमरे की। तो टोटल कुल ऊंचाई यानी यथा कमरे की ऊंचाई कितनी होने वाली है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, अतः कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2a दिया गया ना यहाँ पे 2a,
तो 2 × 21 बराबर 42 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आंसर। इस सवाल को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल 4 नंबर का आया था परीक्षा में। और क्वेश्चन नंबर 6 का गा स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का गा लिखा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। अगर आप लोगों ने चित्र को कंप्रोमाइज कर लिया तो समझिए काम हो जाएगा। देखिए, ये मान लेते हैं ए बी। ये क्या है? प्रकाश स्तंभ। क्या है बच्चों? प्रकाश स्तंभ है ना, ये है प्रकाश स्तंभ। तो उसने क्या किया, इस खंबे के एक ही तरफ है, तो स्तंभ के एक ही तरफ एक ये पॉइंट है सी और एक पॉइंट है ये डी। तो यहां से जो अवनमन कोण है वो कुछ इस तरह के हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने चित्र बना लिया तो समझिए काम हो गया। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। और जो जहाज है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है ना, ये यहां से यहां तक। ठीक है, हमने इसकी ऊंचाई को मान लिया है स्मॉल h है ना। तो हम लिखते हैं क्या है? माना कि ए बी प्रकाश स्तंभ है। ये बातें आपको लिखनी भी पड़ेंगी, जो बातें हम मान रहे हैं ना। स्तंभ है तथा बिंदु सी व डी पर हवाई जहाज है ना। हवाई तो नहीं कहेंगे, जहाज बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हवा में उड़ने वाले होते हैं हवाई जहाज। पर जहाज हैं। ठीक है, ए भी प्रकाश स्तंभ है तथा बिंदु सी व डी पर जहाज हैं। और जिनके बीच की दूरी कितनी है? जिनके बीच की दूरी 20 सी डी बराबर 50 मीटर, ये सवाल में ही दिया गया है ना, दिया गया है। और हमने माना BC बराबर x तथा यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखा जा सकता था माना कि AB प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे माना कि BC x है तथा AB बराबर h है। h को मतलब क्या हो गया? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, लेकिन भाषा बेहतरीन तो तब होती जब मैं यहाँ पे लिखता कि माना कि AB प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है तथा बिंदु सी व डी पर, आप लोग चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको हमने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक। तो अब 2 त्रिभुज बन गए हमारे पास। एक तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है, ये 90 डिग्री है, और एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैं सबसे पहले चलूंगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में किससे चलेंगे हम लोग? tan थीटा से। tan थीटा मतलब है tan 45 बराबर h/x है ना, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो गया है? tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h/x, या यहां से लिखा जा सकता है x बराबर h, इक्वेशन नंबर 1 है ना। तथा या पुनः चलेंगे हम लोग, पुनः लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ADC, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। देखिए अब की बार आधार कितना है? 50 + x पूरा है, तो h बटे ये वाला ट्रायंगल लिया ना हमने ABD है ना, सॉरी ADC नहीं लिया है,
ए डी बी, पूरा बी तक जाएंगे हम लोग, ठीक है, ए डी बी तक। तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, 50 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 50 प्लस एक्स। और 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे 50 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या होने वाला है, 50 प्लस एक्स बराबर h√3। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, या x बराबर h रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर तो ये क्या हो गया, 50 बराबर हो जाएगा h√3 माइनस h, यहाँ पे h रख भी दिया और उधर भी ले गए, माइनस का हो गया। तो यहाँ से क्या होने वाला है कि h बराबर हो जाएगा 50/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1। यहाँ पे क्या कर परिमेयकरण कर रहे हैं, √3 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, √3 को देखिए कैसे लिखा जाएगा, 50 √3 को लिखा जाएगा 1.732 प्लस 1/2। तो 2 का हो गया 25, है ना। तो ये कितना हो गया, 25 गुणे 2.732। तो यहाँ से टोटली h बराबर कितना आने वाला है, 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 5 80, और 25 सत्ते 175, और 8 83, यहाँ से लगी 8, 25 दूनी 50 और 8 58, दशमलव लगेगी टोटल 3 अंक बाद। तो ये हो गया 58.30 मीटर, है ना। ये दिक्कत, ये हो गया है 58.3 मीटर बच्चों, ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये गा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का घा। इसको भी अभी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का घा। इसमें भी लंबी टेबल है, तब तक मैं उसे बना देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का घा। इसमें क्या है कि पहले तो दिया गया है जीवन काल, यानी कि कोई भी जो लैंप है वो 1500 से 2000 घंटे तक जल सकती है, ये उसका जीवन काल हो गया। लैंपों की संख्या भी दी गई है 14, 56, 60। यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 56, यहाँ पे है 60। उसके बाद है 86, 74, 62, 86, 74, 62 और 48, ठीक है बच्चों। ये दी गई है। अब देखिए इसमें क्या है कि मेरे को चाहिए मध्यिका। तो मध्यिका के लिए मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे संचयी बारंबारता निकाल दी। संचयी बारंबारता का मतलब क्या है, एक दूसरे को जोड़ते हुए। देखिए ये क्या है, 14, मतलब 14 से कम जितनी भी लैंपें हैं वो इस तरह के जीवन काल की हैं। 14 और 56 हो गए हैं 70, यानी कि 70 से कम लैंपें ऐसी हैं जो 2000 से 2500 घंटे या इससे कम चलती, कम जीवन काल है जिनका, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 130, यानी कि इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसा ही रख देंगे, इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़ें, इसको इसमें जोड़ेंगे, तो कितना होने वाला है, 108, 3, 11, 216, है ना। और इसको जिसमें जोड़ देंगे तो 74, 16, 90, 290, है ना। ये इसको इसमें जोड़ेंगे तो 10 इसमें जोड़ लीजिए, 300 हो गए, 352 ये हो गए, है ना। 48 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 390, ओ सॉरी 400 हो जाएंगे पूरे। 48 और 52 100 होते हैं, तो ये हो जाएंगे पूरे 400।
इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, यहाँ पे n बराबर आ गया है, n बराबर यहाँ पे है n बराबर 400। ठीक है, तो मेरे पास मध्यिका का जो फार्मूला होता है वो देखिए ये होता है। मध्यिका मध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 पूरे के बटे होता है स्मॉल f, ऐसे है ना, और यहाँ पे होता है ब्रैकेट के अंतर्गत n/2 माइनस कैपिटल F। देखिए अब ये जो L1 L2 या F और NF कहाँ से निकालें, तो वो निकाला जाएगा यहाँ से, जो मध्यिका होती है n/2 वहाँ पद है ना, n/2 वहाँ पद का मतलब हो गया 200वां पद। देखिए 200वां पद कहाँ पर है, 200वां पद का मतलब हमने बताया ना, ये 14 से कम, ये 70 से कम, ये 300 से कम, 216 से कम, तो इसका मतलब इसमें कहीं पे आने वाला है 200, इनकी दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये हो जाएगा कैपिटल एफ, ये वाला हो जाएगा L1 और ये वाला हो जाएगा L2। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सभी के मान रख दीजिए। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ L1 बराबर 3000, L2 बराबर 3500 और स्मॉल एफ बराबर 86 और कैपिटल एफ बराबर 130। ठीक है, तो अब मैं मध्यिका निकालूंगा, इसी फार्मूले में रख रहा हूं। मध्यिका बराबर हो जाएगा, L1 का तात्पर्य है 3000 प्लस 3500 माइनस 3000 पूरे के बटे एफ का मान कितना है 86 इंटू 100, और सॉरी n/2 का मतलब हो जाएगा 400 बटे 2 माइनस 130, है ना। तो यहीं पे सॉल्व करता हूं, तो देखिए ये जो चित्र है ना, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये वाला चित्र मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ करूँगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इधर बराबर 3000 प्लस 500 बटे 86 इंटू ये 200 में से 130 चले गए तो क्या बचा 70, है ना। बस ये हो गया 35 बटे 43, तो ये कितना होने वाला है 3000 प्लस 35 दूनी 70 दूनी 140 35 175 और 00 बटे 43। इसको निकाल के लाएंगे दशमलव में, कितना आने वाला है 4 चौकू 16 प्लस 4 दशमलव, अभी 4 नहीं आने, दशमलव नहीं लगेगा, 4 चौकू 16 160 नहीं, 4 के बाद उसके बाद कितना बचा, हाँ 4 43 चौकू 172 बचे 3 30 हो जाएंगे, भाग खाई बिंदी 300 हो जाएंगे और 43 7 चौकू 28 280 नहीं 4 सत्ते 28 7 बार जाएगा 28 और इधर 4 सत्ते 28 नहीं जाएगा, तो 4 छंग 24 लगभग 406 406 नहीं 4 सत्ते 28 4 अटू 32 400
6 बार ही आएगा, सही है। ओ यस, और 9 8 इतना आएगा आंसर इसका। तो ये पूरा पूरा यही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 3406.98, ये इसका माध्यिका हो गई है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सवाल कह रहा है कि जो दिए गए युगपत समीकरण हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो समीकरण दिया गया है, एक तो दिया गया 3x + y -12 = 0, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। वाह, दूसरा वाला दिया गया है, यहीं नीचे चलते हैं, ठीक है, उधर देखते हैं, ग्राफ बनाएंगे उधर उसको। तो अगला वाला कह रहा है x - 3y + 6। अगला दिया गया है x - 3y + 6 = 0, इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब क्या है, इनकी अपनी टेबल बनाइए और इधर हम लोग हल करेंगे x अक्ष और y अक्ष के लिए, है ना, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। ये हमारी x अक्ष है और ये y अक्ष है। चलिए इसकी समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं हम। समीकरण 1 के लिए सारणी, देखिए जब भी ग्राफ बनेगा तो सारणी से ही बनेगा। तो सारणी कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी देखिए यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 - 3x। तो इसमें चलेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या हमारी टेबल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। यहाँ पे होने वाला है x, यहाँ y 12। देखिए यहाँ पे x बराबर जैसे ही हम लोग रखेंगे 0, x बराबर 0 रखा, y बराबर 12 आ गया, है ना। और जैसे ही हमने x बराबर 2 रखा, ये रह गया 6। x बराबर 4 रखा, y बराबर 0 आ गया। x बराबर 6 रखा, ये -6 आ गया। x बराबर 8 रखा, ये -12 आ गए, ठीक है। ये नीचे वाले 6 के अंतराल से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मेरी जो टेबल बनने वाली है 0 और 12। पहला पॉइंट है x बराबर 0 देन y बराबर 12। तो मैं ये लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12, है ना। 2 4 6 8 10 एंड 12 और ऊपर 14। तो x बराबर जब 0 है तो इस पर है 12। ये यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिल गया है। x बराबर 2 2 पर, तो y बराबर 6 2 पर 6, लगभग एक पॉइंट यहाँ कहीं। जब x बराबर 4 तो y बराबर 0, मतलब ये जो लाइन बनी है ना एक, ये कुछ इस तरह से चलने वाली है ऐसी, ठीक है। ये तो ये वाली रेखा हो गई। नेक्स्ट देखिए दूसरी के लिए, समीकरण 2 के लिए टेबल। समीकरण 2 के लिए सारणी, है ना। तो जैसे ही सारणी बनाएंगे, यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या है, x बराबर क्या होने वाला है 3y - 6। तो इसकी टेबल किस तरह बनेगी, ये रही इसकी टेबल, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही टेबल्स बना लेनी है।
और आसानी से सवालों को लगाना, एक्स बाई एक्स ऐसे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे देखिए बाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा -6, है ना। उसके बाद बाई बराबर हमने लिया 2, तो एक्स बराबर आ गया 0, है ना। और इसके बाद क्या किया हमने कि बाई का मान लिया 4, जैसे ही 4 लिया तो 4 12 में से 6 गया, ये हो गया 6, ठीक है। और जैसे ही मैंने लिया 6 तो ये हो जाएगा 6 18, ये हो जाएगा 12, मतलब ये 6 के अंतराल से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इसकी भी टेबल बना लेंगे। ये जो रेखा है कौन सी वाली है, ये वाली है 3x + y - 12 बराबर 0 की लाइन तो खींच चुकी है। अब दूसरी लाइन क्या है, देखिए 0, -6, 2 4 6, तो एक तो ये है बाई पर 0 तो x पर -6, एक पॉइंट ये मिल गया, x पर 0 देन बाई पर 2, एक पॉइंट ये मिल गया, और x पर 6 तो बाई पर 4, 6 और 4, मतलब एक पॉइंट मेरे को मिलने वाला है, वो कहीं यहाँ होने वाला है। तो अगली जो लाइन है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे जाएगी, एक ये पॉइंट मिला है, और ये वाली कौन सी लाइन है, x - 3y + 6 बराबर 0। देखिए ये तो पॉइंट मुझे मालूम है -6, 0, ये वाला पॉइंट भी मुझे मालूम है 4, 0, एक ये वाला पॉइंट नहीं मेरे को पता चल रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में ही देखिए एक टेबल और एक पॉइंट और बना रहे हैं जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा बना, या तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो चाहे जैसे भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर मैं x बराबर 3 और y बराबर 3 रख दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, x बराबर 3 रखा और y बराबर भी, तो कितना आ गया, 3 × 9, 12 में से 9 गया 3, तो ये y बराबर आ जाएगा 3। तो वही सिस्टम इसमें भी होने वाला है, जैसे ही मैंने x बराबर 3 रखा तो ये 9, तो y बराबर 3। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है 3, 3, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया है इसका हल, ग्राफ तो बन गया है। और उसके बाद उसने कुछ और कहा है सवाल में कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से बनता है, यानी कि ये जो इसके जो इन रेखाओं के काटने से और एक्स अक्ष से बनता है। देखिए एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तब रेखाओं एक्स अक्ष से बना त्रिभुज कौन सा है, ABC होगा, है ना। ये हो गया ABC त्रिभुज। तो अब हम ABC का क्षेत्रफल और निकालेंगे। तो बच्चों इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और देखिए मैं वीडियो में चल रहा हूं तो मैं नहीं रुक पाऊंगा यहाँ पे, तो कोशिश करिए कि आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद या आप देख लीजिए, पूर्ण तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद आप इस सवाल को स्वयं लगाइए, और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो पा रहे हैं तो समझिए आप पेपर के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो मैंने अभी लिखा है, रेखाओं व एक्स अक्ष से बना त्रिभुज ABC होगा जिसके शीर्ष होंगे, कौन कौन से होंगे, शीर्ष होंगे ए का मतलब हो गया -6, 0, बी का जो शीर्ष होने वाला है 3, 3, तथा 4, और जो सी शीर्ष है उसके जो निर्देशांक होने वाले हैं 4, 0, 4, 0, ठीक है।
तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये x1 y1 x2 y2, और सॉरी यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे आने वाले हैं x2 y2 x3 y3। ठीक है बच्चों, तो इसको ही हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो जगह का लिख गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, या तो इसको टेबल में देखिए या तो वैसे बना लीजिए। चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये वाला तरीका है, आप लोगों में यही दिया गया है, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ठीक है, ये सूत्र है। तो मैं इसी में सभी को पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 1/2 ब्रैकेट x1 माइनस 6 y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 4 है ना, प्लस x2 का मान है 3, और ये होने वाला है y3 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0। तो ये तो 0 माइनस 0 का मतलब हो गया 0 ही होने वाला है, प्लस x3 का मान है 4 में क्या रहेगा y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, हाँ y2 माइनस y3 होता, तो y2 माइनस y3 का मतलब हो गया है 3 माइनस 0 होता है, यहाँ पे 3 माइनस ये वाला 0 होता है ना, 3 माइनस ये y2 माइनस y3 3 माइनस 0, ये अब ठीक है बिल्कुल सवाल। तो 1/2 ये हो गया छतियों माइनस के 18 प्लस के 0 ही हो जाएंगे, ये तो पूरा 0 हो गया। तो चार ये जो है ना, ये 0 माइनस 3 है, तो छतियों माइनस के 12, ये कितना हो गया माइनस के 30/2 मतलब माइनस के 15 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब देखिए क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वें का खा। चलिए इसको भी आज ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद बचेंगी हमारी रचनाएं। जब रचना वाला जो सवाल है ना बच्चों, वो यहाँ पे डायरेक्ट बिना विदाउट पटरी प्रकार के नहीं किया जा सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में विद पटरी और प्रकार की सहायता से बनाता हुआ वीडियो बनाऊं, जो कि आप लोग उसमें ठीक से समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो मैं 7वें का खा सवाल, खा तो नहीं है वो, का में अथवा में है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक ही लगाना है आपको। तो वैसे तो एक लग गया है, पेपर आपका यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया है, उसके बाद भी मैं अथवा वाला भी सवाल लगवा देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग अनसोल्व पेपर हल कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर हाँ पेपर में तो मुझे वही करने हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ, क्या पता ऑप्शन में ये ना होकर ये वाला आ जाए, है ना। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जो अनसोल्व पेपर में दिए गए हैं वो सारे प्रश्न करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का खा हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में के खा में अथवा में दिया गया है कि 2x/x माइनस 3 प्लस
1/2x+3 है ना, और प्लस में दिया गया है 3x+9 अपॉन x-3 और 2x+3 बराबर 0। और ये कहा गया है यहाँ पे कि x इज नॉट इक्वल टू 3 और -3/2। -3/2 नहीं हो सकता इसका मान, और x बराबर 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो x का जो मान है वो ये दो नहीं हो सकते, और हमसे पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति भी बताइए और इसे हल भी कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी का एलसीएम लेते हैं ना, तो ये ब्रैकेट सभी जगह है, तो x-3 2x+3 बराबर तो 0 चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला ब्रैकेट कट गया, ये रह गया, ये क्या होने वाला है 2x और 2x+3 प्लस 2x+3 से 2x+3 कट जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x-3 प्लस ये दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे तो ये आने वाला है 3x+9। अगली स्टेप में क्या होने वाला है 4x² + 6x + x-3 + 3x+9, और ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अगली स्टेप क्या कह रही है कि 4x² तो रहेगा ही, 4 6 3 6 3 9 और 1 10, प्लस में 10 का x होने वाला है, 6 में से 9 में से 3 गया तो प्लस का 6 बचेगा, ये रह गया मेरा ब्रैकेट। इसको और थोड़ा 2 से भाग चला जाएगा, ये हो गया 2x² प्लस का 5x+3 बराबर 0, ये रह गया। ठीक है, इसकी ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ क्या है, यहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। तो हम क्या निकालेंगे, विविधकर, क्योंकि मेरे को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है ना, तो उसके लिए मुझे विविधकर का फार्मूला लगाना। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac से। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, b² - 4ac, तो d बराबर क्या होने वाला है 25 - 4 × 2 × 3, 4 दूनी 8 तियो 24 है ना, 4 दूनी 8 तियो 24, मतलब ये हो गया 25 - 24 बराबर 1। और ये जो है वो कैसा है, इज ग्रेटर देन 0, और पूर्ण वर्ग भी है ना, ग्रेटर देन 0 है तथा पूर्ण वर्ग भी है। यानी पूर्ण वर्ग का मतलब है एक का वर्ग एक ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं एक का वर्गमूल ना लिया जाए। तो ये हो गया है d बराबर 1 आया है, 1 जो है पूर्ण वर्ग भी है, इसलिए यहाँ पे इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल या शून्यांक। ठीक है, मूल कैसे होंगे, नंबर 1 तो वास्तविक, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान, असमान का मतलब समान नहीं होंगे। ठीक है, असमान या भिन्न भिन्न कहा जा सकता है, वास्तविक व असमान तथा परिमेय होंगे। परिमेय का मतलब कैसा है, भिन्नात्मक रूप में परिमेय होंगे। अगर देखिए भिन्नात्मक नहीं होते हैं तो भी परिमेय तो माने ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय होंगे। तो ये तो हो गई मूलों की प्रकृति बच्चों। ठीक है,
और मुझे वो कह रहा है ना जो समीकरण बना है उसे हल भी करना है, तो समीकरण 1 से यहीं पे हल करूंगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2x² प्लस 5x+3 बराबर 0। इसमें त्रिपदी कौन सी लगेगी, 2x² प्लस 2x+3x+3 बराबर 0 है ना। तो यहां से 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा है x+1। यहां से 3 कॉमन आ गया है, तो x+1 बराबर 0। x+1 पूरे से कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x+3 बराबर 0 है ना। तो यहां से देखिए क्या है, जब x, सवाल में आंसर तो वही आ रहे हैं। अच्छा, सवाल में क्या कह रखा था कि x बराबर 3 और -3/2 नहीं हो सकता, तो उत्तर x बराबर -1 ही आने वाला है। तो जब x+1 बराबर 0, तो यहां से होने वाला है x बराबर -1। ये मेरा पक्का सोल्यूशन है। और जब 2x+3 बराबर 0, तो यहां से आएगा x बराबर -3/2, जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है बच्चों, क्योंकि ये बात उसने पहले सवाल में ही कह रखी है कि इस समीकरण का हल -3/2 नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के अभीष्ट हल कितना होने वाला है, x बराबर -1 होगा। ओनली 1 ये होने वाला है इसका हल। ठीक है, उत्तरमाला में दोनों दे दिए गए हैं, लेकिन वो ये वाला इसका हल नहीं माना जाएगा, बिकॉज सवाल में शुरुआत प्रारंभ में ही उसने कह दिया था कि सवाल के x के मान ये और ये नहीं हो सकता। एक तो बाई चांस यही वाला आ गया है, तो इसको अमान्य माना जाएगा, क्योंकि इसको जैसे ही इसमें रखेंगे इसको बनाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वो सॉल्व करना संभव नहीं हो पाएगा। उसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा वो पता नहीं चल पाएगा। तो x बराबर -1 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा दिया गया है वो रचनाएं हैं। तो वो रचनाएं जो है ना, वो इस तरह डायरेक्ट बोर्ड पर नहीं की जा सकती हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि रचना विध, पटरी और प्रकार की सहायता से दूसरे प्रकार के वीडियो बनाएं, जिसमें हम आपको आसानी से सब कुछ दिखा सकें। ठीक है बच्चों, और फिर से मैं बताना चाहता हूं कि यदि ये सेशन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है, तो आप उसे लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।